BBC लंदन से लेके आज तक NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप नहीं था जिसने उस मेरी खबर को फॉलो नहीं किया। पोस्ट किया हुआ बच्चा है तो क्या है, 6 महीने मैं शहर में ऐसे ही घूमता रहा, पर कहीं भी मुझे नौकरी उस दौर में नहीं मिली। तो मैंने एक दिन ऐसी रात में बैठे बैठे एक पेज बना दिया ग्वालियर ब्रेकिंग के नाम से। 2.5 से 3 लाख फॉलोअर्स ग्वालियर के उसके पास है। नमस्कार, मैं अर्पण राउत एज अ सीनियर जर्नलिस्ट काम करता हूँ। अपने परिवार की लीग से अलग हटके मैं जर्नलिज्म क्षेत्र को मैंने अपना करियर चुना। शुरुआत काफ़ी स्ट्रगलिंग थी क्योंकि मेरे फैमिली में किसी ने बिजनेस के अलावा कुछ किया नहीं। मैं आपसे कहूँ कि मैं बाय एक्सीडेंट एक जर्नलिस्ट बना हूँ तो ये गलत नहीं होगा। स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी आप समझ सकते हैं कि एक जो यंग ब्लड होता है काफ़ी एग्रेसिव होता है, सब होता है। तो मैं भी ऐसे ही था, कभी आए दिन के विवाद होते थे। तो घर वालों ने इसको देखते हुए मुझे मुंबई भेज दिया था। मुंबई जाने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, मैं करूं क्या नहीं करूं। तो वहाँ उस ज़माने में आज से 21-22 साल पहले काउंसलिंग के दौरान मुझे कहा गया कि आप जर्नलिज्म का कोर्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मुंबई के सांताक्रूज कलीना यूनिवर्सिटी में, तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे लगा ठीक है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और बाई लक मैं सिलेक्शन भी हुआ मेरा उसमें। तो मैं इंडिया का, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बैच का मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट था। डिप्लोमा करने के बाद मैं मुंबई में मैंने पंजाब केसरी में मैंने काम किया और वहाँ काम करने के दौरान फिर जब लगा कि अब मुझे कहीं और जाना चाहिए तो परिवार राजी नहीं हुआ और मेरे परिवार ने मुझे वापस ग्वालियर बुला लिया। अब आप सोच सकते हैं कि मुंबई में पढ़ा हुआ लड़का जब आता है वापस तो उसकी उम्मीद ये होती है कि वो सीधे आज तक या NDTV या उस ज़माने में स्टार न्यूज़ आता जो आज ABP न्यूज़ है, उस लेवल के किसी चैनल को ज्वाइन करूँगा और अपना करियर आगे बनाऊँगा। पर जो कहते हैं ना कि जो नहीं हो सका इसलिए नहीं हो सका क्योंकि कुछ बेहतर होना था। तो मेरे साथ भी लगभग यही हुआ। मैं ग्वालियर आया तो मैंने यहाँ नवभारत, दैनिक भास्कर, सारे बड़े अखबारों में मैंने अपने रिज्यूम दिए। यहाँ देने के बाद काफ़ी सबने कहा बुलाते हैं देखते हैं, कोर्स किया हुआ बच्चा है तो क्या है, इसको कुछ आता तो होगा नहीं। तो मुझे किसी ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया नहीं। 6 महीने मैं शहर में ऐसे ही घूमता रहा अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी कोशिश करी, पर कहीं भी मुझे नौकरी उस दौर में नहीं मिली। आखिर में मुझे स्वदेश में मौका मिला और स्वदेश में एज अ ट्रेनी वहाँ पे ज्वाइन किया। तब मेरे संपादक श्री जयकिशन शर्मा जी थे और वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे प्रेस नोट लिखवाए जाते थे मुझसे। 6 महीने तक मेरी कोई सैलरी नहीं थी। जब पहली सैलरी 6 महीने बाद जब मेरी लगी थी वो 600 रुपये महीना थी। पर ये एक मन में ये भावना भी थी कि मैं इतने बड़े शहर से, इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हूँ इतने छोटे शहर में और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर काफ़ी द्वंद्व था कि मैंने किया क्या था और मैं कर क्या रहा हूँ। ये सब दौर चलता रहा। 2 साल में स्वदेश में रहा, फिर सांदे वार्ता ही उनका एक मॉर्निंग अखबार है, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद नई दुनिया लॉन्च हुआ ग्वालियर में। नई दुनिया में मैंने काफ़ी लंबा काम किया और मेरे करियर के लिए मैं कह सकता हूँ माइलस्टोन वही साबित हुआ नई दुनिया। मैंने कई बड़े बड़े खबरें ब्रेक की वहाँ से और कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए जो आज भी मेरी पहचान उनसे ही है। जो गांधी वन्य प्राणी उद्यान है वहाँ से चिंकारा की तस्करी हो, चाहे अपने महापौर के बंगले से अवैध शराब की बिक्री हो, या जेल में पैसे दे के अंदर मिलने का जो सिस्टम होता है, ये सब मेरे स्टिंग ऑपरेशन काफ़ी बड़े रहे और काफ़ी मुझे नेशनल लेवल पे मुझे फेम मिली। इसमें काफ़ी पुरस्कार भी मिले मुझे इस दौर में। 21 साल की उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में आया था और 24-25 साल की उम्र में मैं एज अ जर्नलिस्ट क्राइम बीट में देखने लगा था। मैं संभवतः इस मध्य प्रदेश का सबसे छोटी उम्र का क्राइम रिपोर्टर था जो फुल फ्लैश क्राइम देखता था और क्राइम से इतना नाता ऐसा जुड़ा कि आज भी क्राइम ही देखता हूँ और कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पे भी मैं लिखता हूँ और कई बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मैं कवर करता हूँ। इसके अलावा कई मेरे जीवन की ऐसी खबरें रही हैं जो मतलब ब्लैक बग आप जानते हो, जो सलमान खान ने जिसका शिकार किया था वो जेल गया। ऐसा ही सेम मामला ग्वालियर में हुआ था कि ब्लैक बग जो था वो काउंटिंग का मतलब वो शेड्यूल 1 का जानवर होता है वाइल्ड लाइफ एक्ट में, उसको मार के उसको रातों रात गायब किया जा रहा था। मेरे सोर्स थे, मैंने उस पर काम किया, मैंने एक्सपोज किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में, किसी एक खबर को काम करने में, इस लेवल की खबर को ब्रेक करने में पूरा एक सिस्टम काम करता है। किस्सा कुछ यूँ था कि एक शाम को खबर आई कि ब्लैक बक मर गया है, उसको ले जा रहे हैं चोरी छुपे और गायब करने वाले हैं। शेड्यूल 1 का जानवर था,
जिसके लिए मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, मतलब यदि उसका शिकार करना या उसका इस तरह से खुद बुर कर देना उसके लिए। 7 या 8 बजे रात का समय होगा और वहाँ पे पूरी एक्स आर्मी मैन की सिक्योरिटी है नगर निगम में उस टाइम पे थी। मैं उस रात में दीवार कूद के अंदर वन्य प्राणी उद्यान में जाता हूँ। जाने के बाद वो मुझे जिस सोर्स ने बताया था कि वहाँ उसकी लाश दबा के रखी है, वो मैं अपने हाथ से खोदी और उसके फ़ोटो लिए मैंने। आप ये सोचिए कि लाइक टीम स्पिरिट किसे कहते हैं। मेरे एडिटर थे श्री डॉक्टर राकेश पाठक, वो ऑफिस में बैठ के मेरी खबर लिख रहे हैं मेरे लिए और मैं मौके से उन्हें अपडेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। और वो खबर स्टेट लेवल पे बैनर स्टोरी थी, मेरी बायलाइन स्टोरी थी और विद फ़ोटो थी। उसके बाद सुबह जो उस पर इम्पैक्ट हुआ है, पूरा प्रशासन भोपाल से लेके ग्वालियर तक जबरदस्त हड़कंप मचा उसको लेके। काफ़ी लोग सस्पेंड हुए। उसमें मेरे और मेरी टीम के खिलाफ नगर निगम की जो सिस्टम इतना उकता गया था हम लोगों से उस खबर के बाद, कह सकते इतना चढ़ गया था कि उन्होंने नगर थाने में अज्ञात के नाम से FIR भी कराई कि कुछ लोग अंदर घुसे, उन्होंने ऐसा कुछ किया। आप कहते हैं ना कि आप में यदि आपके कार्यों में यदि सच्चाई है और आपकी मेहनत है, आपके ध्येय साफ है, तो आप कभी भी क्षणिक आप हताश हो सकते हैं, पर ये लंबे समय तक कभी आपको इसमें निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो मेरे साथ भी यही हुआ। वो घटनाक्रम हुआ और मैं उसमें जितने जिम्मेदार अफसर थे सब उसमें बर्खास्त हुए नौकरी से। ये किस्सा है 2009 का, जब मैं नई दुनिया में था। तब मुझे एक सोर्स ने बताया कि PSC का पेपर है और PSC का पेपर जो होने वाला है वो रात में पेपर आउट हो चुका है और उसको कुछ लोग बेच रहे हैं। उन्होंने मुझे पॉइंट दिया कि ऐसा ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे हम बात करेंगे तो शायद नहीं हो, तुम डील कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस नंबर पे बात की, जो भी डील कर रहा था उसमें मैंने उसे अपना फेक नाम बताया कि मैं फलाना बोल रहा हूँ मुझे और मुझे पेपर चाहिए। तो उसे नंबर किसने दिया, तो मैंने भी कुछ बहाने बताया, वही बातों में आ गया मेरे। रात में 12 बजे उन्होंने हमें, ग्वालियर में कटराताल रोड है, वहाँ पर उन्होंने बुलाया और कहा कि किसको पेपर चाहिए। मैंने कहा मुझे चाहिए। आप 2 मिनट बाद देखते हैं जो लड़के तो बाइक पे आए थे उनके पीछे एक लाल बत्ती की सरकारी जीप आती है और वो आने के बाद उसमें से 2-3 लड़के उतरते हैं। पैसे लाए हो क्या? मैं जो स्टिंग ऑपरेशन करने गया था उसमें जो डील करने आए थे वो पुलिस की गाड़ी में आए थे और हमसे कहते हैं कि आप एक आदमी पैसे लेके आइए और दूसरा आदमी हमारे साथ मेडिकल हॉस्टल में आके बैठे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं दूसरे से बोला, जो मेरे साथ में जो पुलिस जो वाला मेरा दोस्त था, मैंने कि तुम यार पैसे लेके आओ, मैं जा रहा हूँ अंदर। मैंने मालूम है बाहर से फोर्स ला के मैनेज कर लेगा, तब तक मैं सब चीज़ें मैंने कहा पेपर दिखाओ। तो पेपर उसे दिया, मैं मुझे ले आने लगे वो अंदर मेडिकल हॉस्टल में झाड़ियों में से होते हुए। इतने में मेरा दोस्त एक्टिव हुआ तो उसने अपनी पिस्टल कॉक करी और आगे से आके उसको रोक लिया। जैसे ही रोका तो वो भगने की कोशिश करी तो हम दोनों उसको पकड़ लिया। जैसे उसको लेके एक पास में GI क्लब है वहाँ लेके बैठे। इतने में पुलिस आई, उससे हमने पेपर लिया। मैंने तब इस पूरे ऑपरेशन पे अपने जो हमारे सिटी चीफ थे चंद्रवेश पांडे जी, उनको बोला कि आप अखबार रोक के रखिएगा, एक बहुत बड़ी खबर में ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं लेके आया, जैसे ही पुलिस आई, मैं वहाँ से हटा। मुझे मेरा काम था केवल वो पेपर। मैं पेपर लेके सीधे अपने ऑफिस गया, ऑफिस से प्रिंट स्कैन किया उसको और पहले पेज की खबर मेरी एक वो रही। मतलब मेरा बताने का उद्देश्य है कि एक पत्रकार को अपने करियर में कुछ बेहतर करने के लिए किस स्तर का संघर्ष करना पड़ता है और क्या क्या रिस्क लेना पड़ती है। तो ये जीवन है और पत्रकार का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। दूसरा, कई बार उसको पक्ष और विपक्ष भी बनना पड़ता है और ना चाहते हुए बन जाता है वो। आप जाते हैं, ड्यूटी लगती है कि आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है, आपको कवर करने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग जाते हैं। रात में काउंटिंग में देरी होती है। काफ़ी विवादास्पद इलेक्शन था वो और काफ़ी झगड़े हुए उस रात वहाँ पे। मतपेटियाँ लूटी गई, मारपीट हुई, पुलिस मुख्य दर्शक बन के बनी रही। हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे, मोबाइल से कोई कैमरे से वीडियो बना, सब कर रहा था। तो एक दैनिक भास्कर के साथी थे गिरीश अग्रवाल, उनके संग मारपीट कर दी गई। मारपीट करने के बाद जब हम उससे रोकने गए तो हमारे साथ ही मारपीट की गई। आप यदि जीवन में कुछ करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, आप समाज में आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग भी होते हैं और आपसे अंदर ही अंदर एक द्वेष भावना रखने वाले लोग भी होते हैं। सुबह मालूम पड़ता है कि जब रात के 3-4 बज गए, सब कुछ हो गया, उसमें हमने FIR कराई कि हमारे साथ ऐसा हुआ, सब कुछ प्रत्यक्ष गवाह है, पुलिस सब सामने थी। अगले दिन सुबह मालूम पड़ता है कि इस मामले में अर्पण राउत और मेरे साथ 2 और 3 अन्य साथी हमने लूट करी है, किडनैपिंग की है और मारपीट की है। अब आप सोचिए, एक पत्रकार अपनी ड्यूटी करने जा रहा है, क्या वो लूट कर सकता है या किसी किडनैपिंग क्यों करेगा? तो इस शहर में, इस अंचल में पत्रकार को दबाने के लिए किस तरह के कुत्सित प्रयास होते हैं, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था।
घटना से हताशा बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, मैंने कहा यदि हुआ तो ठीक है, उसको भी झेलेंगे। और तब तत्कालीन एसपी ग्वालियर में थे हरिनारायण मिश्रा, वर्तमान में इंदौर एसपी हैं वो। मैंने उनसे बोला अगले दिन फ़ोन करके 12 बजे, जब मैं ऑफिस में था, कि मैंने कि आपने एफआईआर तो कर दी मुझ पे और मेरे साथियों पे, मैंने मैं गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, आप तैयार रहिए, गिरफ्तार करके मुझे जेल भेज दीजिएगा। तो उसको लेके काफ़ी शॉक्ड हुआ, अरे कैसे एफआईआर हो, क्या हुई? अब हर किसी अधिकारी की अपनी मजबूरी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, कुछ हो सकता है। तो मैं तैयार हुआ, मैं सोशल मीडिया पे अपनी आप बीती जब डाली, तो आप समझ सकते हैं ग्वालियर के कम से कम 1500 आदमी मेरे साथ गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था। अज्ञात में कहते हम भी थे, सब तैयार थे। जब इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, एसपी ने बुलाया मुझे, पूरे ऑफिस को बुलाया, पुलिस ने खुद उसमें खात्मा रिपोर्ट अपनी दी और उस मैटर को पूरा क्लोज किया। तो दोबारा वही बात घूम के आती है कि आपके जब यदि मंशा ठीक है तो कभी आप पे मतलब क्षणिक परेशानी होती है, पर स्थायी ये चीज़ें कभी टिकती नहीं है। तो जीवन में सोचा कभी दबना नहीं है इन चीज़ों से और गलत चीज़ों से लड़ना ही है, तो उसके लिए हमेशा मैं लड़ा। और ऐसे लोगों को ताकत भी देता हूँ कि जो समाज में कुछ करना चाहते हैं और किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनका साथ दे के उनको ताकत देता हूँ, मैं सिर्फ उनको एक सोच देता हूँ कि भाई, उनको हक बता देता हूँ कि भाई आपको करना क्या चाहिए, एक्चुअली लाइफ क्या है। आप गलत नहीं हो, आप यदि जायज़ हो तो आपको अपनी आवाज़ उठाना ही चाहिए। ऐसे ही एक घटनाक्रम और आपको बताऊं कि इलेक्शन उपचुनाव की कवरेज करके रात में लौट रहा था। रात में 2-2:30 बजे आखिरी सीट थी ग्वालियर विधानसभा पूर्व, सतीश सिकरवा चुनाव जीतते हैं। हम लोग रात को लौट के आके खड़े होते हैं, कुछ डिस्कशन चलता है, पुलिस ऑफिसर सब खड़े हुए हैं। तो इसका कनेक्शन मैं आपको पहले बताऊं कि कोविड टाइम पे एक व्यक्ति मेरे को रात में जब मैं लौटता था ऑफिस से या कहीं से, तो सड़कों पे एक भिखारी मुझे बैठा दिखता था, घूरता हुआ कचरे के ढेर पे कुछ खाना तलाशता हुआ। तो उसके मतलब पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी है ना अपनी और जाने क्यों अट्रैक्ट करती थी। मैंने कि यार ये मतलब बार बार घूरता है, कैसे खड़ा होता है, क्या आदमी है ये। जिस रात में इलेक्शन से मतलब कवरेज करके लौट रहा था, रात में 2 बजे मैं खड़ा था चेतकपुरी चौराहे पे अपने 2 पुलिस अधिकारी जो मेरे मित्र उनके साथ, वो व्यक्ति झाड़ी में बैठा हुआ था और हमें देख रहा था, घूर रहा था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कि ये व्यक्ति मुझे बड़ा अजीब मतलब कई बार मुझे अट्रैक्ट करता है कि जाने कौन है ये, मुझे बार बार क्यों ऐसे मतलब समझ नहीं आता। तो वो जो भिखारी, जिसको मैं भिखारी बोल रहा हूँ, वो भिखारी नहीं था, वो मध्य प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर था और अपनी बैच का गोल्ड मेडलिस्ट था शूटिंग का। परिवार की परिस्थितियाँ या दिमागी परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वो इन हालातों में चला गया और पिछले 10 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में वो लापता है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। फिर जब वो बैठा था, उसने मेरे साथ के जो अधिकारी थे उनका नाम लिया, अरे विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो नहीं कर रहे, तुम क्या मनीष? हाँ मैं मनीष मिश्रा। सब इतने इमोशनल हो गए, किसी ने अपनी जैकेट उतार के दी उस ठंड भरी रात में, किसी ने जूते दिए। मैंने फ़ोटो किया, उसका शूट किया और मैं सुबह कुछ 6 साढ़े 6 पे घर पहुंचा हूँ। और फिर एक था ना कि मालूम पड़ता है आपको कि यार एक सब इंस्पेक्टर इतने टाइम से लापता और इतने लंबे समय से हमारे शहर में ही ऐसे भीख मांग के खाना खा रहा है। मैं फिर उसको लेके सुबह ही 8 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ। मैंने वो स्टोरी लिखी। उस स्टोरी को मतलब होता नहीं समझ पाते कई बार आपके जो ऊपर वाले लोग होते हैं कि ठीक है, तो लास्ट पेज की मैंने स्टोरी बनी, मेरी सब कुछ हुआ। इसके बाद वो वीडियो मैं उसका बना के फिर मैंने अपने सोशल मीडिया पे उसको किया। आप इमेजिन कीजिए, बीबीसी से लेके, बीबीसी लंदन से लेके आज तक, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप नहीं था जिसने उस मेरी खबर को फॉलो नहीं किया। खबरें अपने आसपास ही होती हैं, हम आते जाते मिल जाती हैं आपको, और पर यह कि आप पे नज़रिया होना चाहिए हमेशा। क्राइम बीट सबसे अहम बीट मानी जाती है क्योंकि काफ़ी संवेदनशील खबरें होती हैं। उनको किस तरह से प्रस्तुतिकरण करना है, उनको कैसे देना है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा सोच समझ के एक किसी अखबार को अपना दायित्व निभाना पड़ता है। मैं उन सभी को सुझाव देता हूँ। आज नए बच्चे काफ़ी आजकल मास कम्युनिकेशन की मतलब बाढ़ सी आ गई है, तमाम यूनिवर्सिटियाँ कोर्स कराती हैं, काफ़ी बच्चे अब जो सीख रहे हैं, मैं सबको निःशुल्क अपना परामर्श देता हूँ। मेरा खुद का ऑफिस है सोशल मीडिया के एक हैंडलिंग का, तो उसको मैं वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देता हूँ, सारे इक्विपमेंट्स देता हूँ। मेरी खुद की लाइब्रेरी है, सारे बच्चों को मैं फ्री कर रखा है, आप आइए पढ़िए। पर इन सब के साथ थोड़ा सा बस ये कि जीवन में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। आप में धैर्य नहीं है तो आप निश्चित तौर पे आप लंबी लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। पत्रकार का यदि जीवन जो बड़ा लगता है कि चैलेंजिंग है, तो दूसरा पक्ष है कि बड़ा ग्लैमरस भी है। लगता है कि बड़ा ग्लैमर है कि आप किसी मिनिस्टर के साथ बैठे हैं,
आप किसी सीनियर आईपीएस के साथ बैठे हैं, आप उसके साथ लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, बंगले जा रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं। सोसाइटी में एक परसेप्शन बनता है आपका। फिर आपको लगता है लोग आपके साथ के जो आसपास के लोग होते हैं सिफारिश करने के लिए आते हैं कि हमारा ये काम करा दो भैया, वो करा दो। आप कराते हैं तो क्या है, आपका एक ऑरा बड़ा तो होता है, पर आपकी एक सोच भी उसमें कई बार इन्फेक्टेड हो जाती है कि आप अपना मूल खो देते हैं। आप मिनिस्टर या आईपीएस में बैठ के आप खुद को भी आईपीएस या मिनिस्टर समझने लग जाते हैं, और बस यही आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है लाइफ का। मुझे मानना है कि आपका जो जीवन है, आप जिस मूल में आए हो, जिस स्वरूप को आपने स्वीकार किया अपने करियर के रूप में, उसमें ही जीना चाहिए। पत्रकारिता के अलावा मैं सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और सोशल कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें लगता है कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ अच्छा सोसाइटी को मिल रहा है और मेरे प्रयास से कुछ और बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल मैं करता हूँ। कि आज से 2 साल पहले, कोविड टाइम से पहले 99 kg था। मैंने खुद 15-16 किलो वजन अपना कम किया। ग्वालियर में शिवपुरी आगरा बॉम्बे रोड है, उसका हाईवे है, वहाँ मैं रनिंग करता था सैटरडे। मैं जाने लगा तो मेरे साथ 2 दोस्त जाने लगे, फिर 3 दोस्त जाने लगे। फेसबुक पे डालता था, इंस्टाग्राम पे डालता था, लोग जुड़ना चाहते थे, तो हमने अपना क्लब बनाया, रोड रनर। तो आप ये समझिए, उस क्लब में, मेरे क्लब में एक केले बेचने वाला गरीब आदमी से लेके ग्वालियर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो अभी आईजी उज्जैन है, संतोष कुमार सिंह, 250 से 300 लोग हम हर सैटरडे रनिंग करते थे। और इसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर हम साथ में बाद में रखते थे कि जिसमें जो भी यूथ जुड़ता था, उसमें बच्चियाँ भी थी, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, आंटियाँ भी थी, काफ़ी लोग थे जो जुड़े थे कि मतलब लोगों को थोड़ा सा फिटनेस को लेके और जीवन दर्शन को लेके हम क्या बेहतर प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए उस दौर में। पत्रकार जब पत्रकारिता करता है तो खुद खबर ढूंढता है, लगता है कि मैं मतलब ऐसी खबर ढूंढूं कि छा जाऊं मैं। पर इससे बेहतर तब होता है कि जब आप अपनी खबर की वजह से आप स्वयं खबर बन जाते हैं। तो मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मनीष मिश्रा जी जो खबर थी, इसको लेके मेरे खुद के इंटरव्यू हुए, काफ़ी मैं मतलब मुझे मेरे बाइट्स हुए बड़े बड़े मीडिया ग्रुप में। दूसरा एक रात में ऐसे ही जा रहा था, मैं जिम से लौट रहा था, तो मैंने देखा कि चेतकपुरी चौराहे के पास 2 बच्चियाँ हैं, वो अपना ठेला लगाए हुए हैं और मंचूरियन और चाउमीन बना के बेच रही हैं। 1-2 लोग खड़े हुए हैं, अंधेरा काफ़ी है। उस ठेले से बमुश्किल 150 या 200 मीटर दूर एक शराब का ठेका है। मैं वहाँ से निकला, मैंने कि 2 छोटी बच्चियाँ हैं और ठीक ठाक घरों की लग रही हैं, और ये इस तरह से यहाँ ठेला लगा के और ये सब बेच रही हैं। कल को अब कोई शराबी यहाँ पे नशे में कुछ हरकत करे, कुछ करे, तो मतलब ये बड़ा गलत है। पहले बच्चियों से मिला, उनसे पूछा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कर रही हो, फिर क्या, बच्चियों ने सेल्फी ली मेरी कि ये बच्चियाँ पढ़ रही थी, वो KRG कॉलेज की स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी, और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए ये फूड स्टॉल लगा रही थी। तो बड़ा लगा कि यार बताओ, अच्छी ठीक ठाक फैमिली की लग रही हैं, पर चलो कुछ नया करना चाह रही हैं, तो बड़ा अंदर से खुशी हुई मुझे। फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा मैंने बच्चियों को लेके कि ये पढ़ना चाहती हैं, इसलिए ये खुद काम कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। इस लेवल पे वो वायरल हुई वो स्टोरी मेरी, और फिर अगले दिन से उनके फूड स्टॉल पे जो रोड पे लगाती थी, वहाँ पे रोड जाम होने लगी। लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए, लोग जाते थे, वो उन पे बचता ही नहीं था। आखिरी में 2 घंटे बाद तो कुछ बचता ही नहीं था। SP आए और SP ने भी वहाँ पे FRV वहाँ पे खड़ी करी, अपनी जो पुलिस की वैन रहती है डायल 100, वो खड़ी करने लगे कि चलिए यहाँ पे इन बच्चियों को दिक्कत ना हो, करिए। एक पॉजिटिव बड़ा माहौल दिया हमने। और जब ये खबर बड़ी वायरल हुई तो भोपाल से सीनियर जर्नलिस्ट है नवीन पुरोहित, वो अपनी चैनल की टीम लेके आए और उन्होंने ये मंशा जाहिर की कि पहले मुझसे पूरी डिटेल ली, सारे वीडियो, सारे कंटेंट लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि अर्पण भाई, मैं चाहता हूँ कि इस खबर में आप भी एक किरदार रहें और मैं आपका भी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। यदि आपकी मंशा अच्छी है, मैं बार बार कहता हूँ, तो आपको लगातार बहुत पॉजिटिव रिटर्न हमेशा मिलता है। सोच ये है कि आपको यदि क्षमता दी है ईश्वर ने, तो मुझे लगता है कि इसका सदुपयोग होना चाहिए, इस शक्ति का इस्तेमाल समाज हित में होना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो कुछ करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। पर इस पावर का, इस शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप पे क्षमता है तो लोगों को जोड़िए, ना कि तोड़िए। मैं सोशल मीडिया में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हूँ, और इसको लेके क्या खबरें जो हैं मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। खुद की आप बीती भी लिखता हूँ, कुछ अच्छा लगता है वो भी शेयर करता हूँ। कहीं मर्डर हो गया, कहीं पॉलिटिकल कुछ तो भी हो गया, कोई घटनाक्रम हो गया, तो मैं अपनी पर्सनल ID पे उसको शेयर करता था। जब काफ़ी अपडेट आने लगे तो मेरे फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ते चले गए, काफ़ी नए नए लोग जुड़ने लगे जिन्हें मैं जानता नहीं था। तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आपकी
की लिमिट है, फ्रेंड लिस्ट की लिमिट है, 5000 लिमिट है, आप फेसबुक पे से आ जा नहीं सकते हैं। और बेहतर होगा कि आपके यदि फैमिली फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को अलग करके इसको एक अलग कुछ एक प्लेटफॉर्म बना दें जिस पे आप ये काम कर सकें। तो मैंने एक दिन ऐसी रात में बैठे बैठे एक पेज बना दिया ग्वालियर ब्रेकिंग के नाम से। 2.5 से 3 लाख फॉलोअर्स ग्वालियर के उसके पास है और अपनी भूमिका वो हमेशा निभाता है कि समाज में एक मीडिया ग्रुप को कैसा काम करना चाहिए, वो बखूबी अपना काम कर रहा है। तो मैंने उस दौर में जब ग्वालियर ब्रेकिंग जब बना तो ये करने के बाद फिर मैंने जब कोविड लग गया उस टाइम पे, कोविड के कारण जनता घरों में कैद थी, अपडेट उसे चाहिए था, लोग अखबार अपने घरों के अंदर ला नहीं रहे थे डर के कारण कि भाई कोविड आ जाएगा, अखबार के थ्रू वायरस आ जाएगा घर में। कहते हैं ना कि आपदा में अवसर माना इस चीज़ को मैंने कि यार अब ये मौका है मुझे, तो मैंने उस पर काफ़ी मेहनत करने लगा मैं उसको लेके। पूर्ण ग्वालियर बंद का एरियल शूट सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने किया और ग्वालियर दिखाया कि ग्वालियर बंद, ग्वालियर जहाँ कोई सड़क नहीं है, आदमी नहीं है, चिड़िया नहीं है, वो ग्वालियर कैसा दिखता है। वो शूट हमने किया, पब्लिक को दिखाया, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हमने एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया अपना 6262626200। उस पर हमने उसको 24 घंटे चालू रखा। जिसको खाना चाहिए हमने खाना उपलब्ध कराया, जिसको दवाई चाहिए हमने दवाई उपलब्ध कराई। एक अच्छे उद्देश्य से शुरू किया था और आज काफ़ी मतलब आप पूरे शहर और अंचल का प्यार है उस ब्रेकिंग के साथ। तो इसकी लगातार बड़े पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम काम करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं उससे। तो हमने काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया, काफ़ी फ्री उनका हमने प्रमोशंस दिए उनको। तो एक शहर में बड़ी पॉजिटिव वातावरण बने। और दूसरा हमने ये भी किया कि शहर में जो अपराध होते हैं, आजकल ट्रेंड ग्वालियर में लंबे समय से चलता आ रहा है कि शादियों में बंदूकों से फायर करना, कट्टे पिस्टल अवैध हथियार दिखा के सोशल मीडिया पे खुद को बड़ा रंगबाज और बड़ा दबंग बताना, ये बड़ा ट्रेंड ग्वालियर में लंबे समय से चल रहा था कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। और पुलिस का भी बड़प्पन ये है कि पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लेके 24 घंटे में इसको गिरफ्तार करके हवालात पहुंचाया है। जहां भी लगता है कि कानून बिगड़ता है वहां अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं। जो इस लाइन में आना चाहते हैं, जो मीडिया में आना चाहते हैं और जो अपना फ्यूचर इसको लेके सोच रहे हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा सा एक जिम्मेदारी के साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं एक हाथ में माइक पकड़ लूँ और एक हाथ में अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर लूँ और मैं पत्रकार बन गया। कभी नहीं बन सकते आप जब तक आप में समाज के प्रति जवाबदारी नहीं है, एक सामाजिक सौहार्द बना रहे। सौहार्द से मतलब आप समझते होंगे कि एक शांति, एक सिस्टम प्रॉपर मैनेज होता रहे, तो आप बिल्कुल पत्रकारिता में आए। आप केवल सनसनी फैलाने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र में आते हैं, आपको लगता है कि मैंने मास कम्युनिकेशन कर लिया या कोई डिप्लोमा कोर्स करके मैं पत्रकार बन गया, तो बिल्कुल नहीं बन सकते। आपको अपनी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी समझनी पड़ेगी कि मैं इस प्रोफेशन को चुना है, तो आपकी एक समाज और देश के प्रति जवाबदारी होती है कि किसी भी तरह से नकारात्मकता इस समाज और देश के लिए आप न फैलाएं। जितनी कोशिश हो सके पॉजिटिव आप माहौल बनाने की कोशिश करें। ये भी पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म है और इसको हमेशा पालन करना चाहिए। समाज के लिए आप कुछ करना निकलते हैं, आप कोई भी सोशल वर्कर बन जाए या पॉलिटिक्स या कुछ भी करें आप, तो यदि फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आज मेरे जीवन में यदि मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, मेरे भाभी, मेरी वाइफ, मेरी बुआ, मेरे जो भी परिवार के लोग हैं, आज उनका सपोर्ट नहीं होता तो मुझे लगता नहीं है कि आज मैं इतना सब कुछ कर रहा होता, कि आज मैं एक एज अ जर्नलिस्ट भी काम कर रहा होता, आज मैं खुद का भी मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहा होता और आज मैं इतना फिटनेस फ्रीक और इतना मतलब पब्लिकली इतना एक्टिव भी होता नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरा फोकस केवल अपनी सैलरी, मेरे खर्चों पे, उस पर ही मैं फोकस्ड हो जाता। तो मैं आज जो अर्पण है वो बाहर कभी अंदर से निकल के आ नहीं पाता। एक टीम काम करती है, चेहरा एक आगे दिखता है कि हाँ ये इस व्यक्ति ने ये किया, पर जो पीछे जो सपोर्टिव जो हैंड रहते हैं वो कभी दिखते नहीं है। पर सबसे बड़ी ताकत वही लोग होते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं।